हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का गगन कपूर क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। हमारा अकाउंटिंग का सब्जेक्ट और हमने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। स्टूडेंट्स को लगता है कि सर अकाउंटिंग तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं। तो हमारी बुक के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। एक बार प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं चैप्टर नंबर 5 से, तो स्टूडेंट उसी में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाता है और वो थ्योरी को पढ़ना भूल जाता है। जब वो पेपर देखता है तो उसके अंदर उसको थ्योरी दिखती है और थ्योरी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता, इसीलिए अकाउंटिंग कंसेप्ट स्ट्रांग होने के बावजूद स्टूडेंट्स के नंबर कम रह जाते हैं। तो अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको थ्योरी याद करनी होगी। अकाउंटिंग में थ्योरी थोड़ी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, और एग्जाम में जरूर पूछी जाती है और आपको मार्क्स भी स्कोर करने में हेल्प करती है। थोड़ी दिक्कत होती है समझने में, तो समझाने के लिए हम हैं, याद आपको करनी है, और जब नंबर मिलेगा तो आप कहोगे यस सर मजा आ गया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल चैप्टर था, हमने कंप्लीट कर लिया। हालांकि हमने बच्चों को चैप्टर 1 में ये भी कहा था कि 1 के बाद सीधा आप प्रैक्टिकल पे चले जाइए। तो अगर जो बच्चे घबराते नहीं हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो आइए हम कंटिन्यूएशन में चलते हैं। और आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2। बुक हम लोग यूज करेंगे टीएस गरेवाल की। मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए। ये हमारी बुक है टीएस गरेवाल, चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो अकाउंटिंग में बहुत सारी टर्म्स हैं, कुछ अभी सिखा देंगे, बाकी आप खुद सीख जाएंगे। तो यहां लिखा है हमारी बुक ने कि कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं, तो हम आज उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आपको याद दिलाऊंगा कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। याद है? यस सर याद है। तो वो हमारी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग जो थी वो हमें दी थी, बताओ किसने? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए डिफाइन अकाउंटिंग, और आप लिख के आ जाएंगे अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो टीचर कहेगी ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी लिख देंगे कि ये डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दी थी, तो मार्क्स और ज्यादा बढ़िया मिलेंगे। ठीक है, तो वो डेफिनेशन आपको याद है? उस डेफिनेशन में लिखा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब वो साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है, और इसकी वजह से आपको अकाउंटिंग में बहुत कुछ मेहनत करनी है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो मेरा पर्पस पूरी डेफिनेशन को लिखने का नहीं है। तो अगर हम डेफिनेशन में आगे चलते हैं तो वो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंटिंग में सर रिकॉर्ड करते क्या हैं? तो वहां पर लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। यानी हमारी डेफिनेशन हमें बताती है कि अकाउंटिंग में हम बेसिकली क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, और नेचुरली वो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स मेरे बिजनेस के होने चाहिए, मेरे पर्सनल नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे अपनी सबसे पहली टर्म से। तो हमारी पहली टर्म जो निकल करके आती है वो ये निकल के आती है कि सर व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, तो सबकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली टर्म आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की। मैं बुक के पास जाऊं और आपको डेफिनेशन दिखाऊं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। फिर आप कहोगे हाँ सर तो बहुत आसान बात थी, हम खुद ही पढ़ लेते, ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट करते हो। तो भाई मैंने पूछा बच्चों से कि ये बताओ कि बिजनेस होता क्या है। अभी आपने कुछ भी नोट नहीं करना है, बताओ बिजनेस क्या होता है। सर बिजनेस का मतलब होता है बाइंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग देम फॉर प्रॉफिट। हालांकि हमें कई बार सामान बेचते हुए नुकसान भी हो जाता है, कोई बात नहीं, बट बिजनेस यही है, सामान खरीदना, सामान बेचना। इवन कई लोग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं, वो पहले सामान को बनाते हैं, खुद बनाते हैं और फिर सेल करते हैं। और कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो गुड्स में डील नहीं करते, वो सर्विस में डील करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये जो हम लोग गुड्स को सेल करते हैं, ये हम सर्विसेज को सेल करते हैं, इसको सेल करने के लिए हमारे बिजनेस के अंदर हमें कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज भी करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने अपना ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, तो हम अपना ऑफिस का, गोडाउन का, फैक्ट्री का रेंट देते हैं। मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करते हैं।
बच्चों से बतियाने के लिए, बातें करने के लिए फोन चाहिए तो फोन कनेक्शन है, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए तो इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। तो हम क्यों ये सब चीजें करते हैं? क्योंकि इसी से वजह से हम लोग फिर आगे फर्दर जो हमारा बिजनेस है, सेल करना, गुड्स की सेल करना या सर्विस की सेल करना, वो अचीव कर पाते हैं। तो सर यही सब कुछ तो है बिजनेस, और इसी सब को तो मुझको करना है रिकॉर्ड, और यही तो है मेरी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स। रेंट को पे करना, स्टाफ को सैलरी पे करना, टेलीफोन का खर्चा पे करना, सामान को खरीद के लाना, सामान को बेचना, सर्विस को प्रोवाइड करना, किसी की सर्विस लेना, ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर एग्जाम में आपकी टीचर आपसे ये पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन, और आप ये लिखना शुरू कर दो सर गुड्स को सेल करना ट्रांजेक्शन है, गुड्स को परचेज करना ट्रांजेक्शन है, अच्छा एम्प्लॉइज की सैलरीज पे करना ट्रांजेक्शन है, ऑफिस का रेंट पे करना ट्रांजेक्शन है, तो टीचर कहेगी मैंने एग्जाम्पल नहीं पूछे, मुझे पता है आपको ये एग्जाम्पल याद है, लेकिन वो आपको मार्क्स नहीं देगी, आपको बुरा लगेगा, है ना? तो आइए अब समझते हैं कि अगर एग्जाम में ये आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन और व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो आपको पहले उसका मीनिंग लिखना है और फिर उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अब देखते हैं इसको बुक कैसे डिफाइन करती है। एक बात और, ये बच्चे मुझसे बार बार कह रहे हैं कि सर ये जो आप स्लाइड हमें दिखा रहे हो टीएस ग्रेवाल सर की, ये हमें दे दो। तो बेटे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कोई भी बुक की स्लाइड्स या बुक की पीडीएफ कुछ भी नहीं देने वाला, ना ही मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, आपकी ड्यूटी है बुक्स को बाय करना। अभी कोरोना है, आपको नहीं मिल रही, तो मैं उसमें आपको ये हेल्प नहीं कर सकता कि मैं आपको इनके पीडीएफ्स प्रोवाइड करूं। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, आपको फिजिकल बुक बाय करनी पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की, तो मैं आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाता हूं कि हमारी बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। और जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे तो होगा क्या कि आपको आसानी से समझ नहीं आएगी, आपको दिक्कत करेगी। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको लिखवाता हूं। अब आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। तो हमारी पहली टर्म हम दोबारा लिख लेते हैं। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज ऑफ किसका, गुड्स या सर्विसेज हैविंग मनी और मनी वर्थ, यानी इसकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन, यानी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी चेंज आता है। किस में चेंज आता है? एसेट्स में चेंज आता है, कैपिटल में चेंज आ सकता है, लाइबिलिटीज में चेंज आ सकता है, और आपका रेवेन्यू में चेंज आ सकता है, या फिर आपके एक्सपेंडिचर में चेंज आ सकता है। ठीक है, ये 5 हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली हम टर्म्स कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस में यही 5 चीजें हैं और जिसमें चेंज आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब अभी हमें यह समझना है कि अगर मैं कुछ गुड्स को बाय करके लाता हूं, अगर मैं गुड्स को परचेज करता हूं, या मैं गुड्स को सेल करता हूं, या मैं ये जो भी रेंट पे करता हूं, तो इसका इफेक्ट हमारे कहीं ना कहीं एसेट्स पर, कैपिटल पर, लाइबिलिटीज पर, रेवेन्यू पर और एक्सपेंडिचर पर पड़ेगा। अब ये बात हो रहा है कि सर हमें तो ये पता ही नहीं एसेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी इतना तो हम समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं और ज्यादा कि इतना लिखेंगे तो सर थोड़ा सा और लिख लेते हैं, और क्या लिखा जाए। और इसमें हम लिखेंगे कि अ ट्रांजैक्शन हैज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। एक ट्रांजैक्शन जो होती है उसमें डेबिट और क्रेडिट होती है। हमारी अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट मिलने से ही ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी होगी, अदरवाइज वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो हर ट्रांजैक्शन में हमें डेबिट और क्रेडिट ढूंढना पड़ता है। अब ये डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिख देते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिख देते हैं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, इवेंट की बात भी साथ में हम लोग करेंगे, कैन बी क्लासिफाइड। अब हमारी बुक कहती है कि अगर आप ट्रांजैक्शन की बात करें या आप इवेंट की बात करें तो आप इसे ट्रांजैक्शन और इवेंट लिख लीजिए। चलिए, ट्रांजैक्शन और इवेंट कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल और इंटरनल।
और ये कैसे हो सकता है? ये मे बी इन कैश हो सकता है और ऑन क्रेडिट हो सकता है। ठीक है सर, एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल क्या है? ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूं एक्सटर्नल का मतलब क्या है और इंटरनल का मतलब क्या है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बिटवीन टू पार्टीज, और ये दो पार्टीज कौन सी होंगी? एक तो हमारा बिजनेस होगा और एक इसमें आउटसाइडर या थर्ड पार्टी होगी। आउटसाइडर कहिए या इसे आप थर्ड पार्टी कहिए। समझाता हूं, रुकिए, घबराने की बात नहीं। अब मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। मेरा नाम है गगन कपूर क्लासेस, हम हमेशा बिजनेस की बात करते हैं। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बोला सर मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैंने कहा, शर्मा गया, मैं शर्म आ जाते हैं ना सुन के अपनी तारीफ। मैंने कहा जी अच्छा। बोले सर तो ऐसा है कि मैं आपसे ना पढ़ना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे अपने लेक्चर देंगे? मैंने कहा हाँ, मेरी वेबसाइट है gagankapurclasses.com, सारे लेक्चर्स मिलते हैं बेटे। आपने कॉमर्स में जो भी पढ़ना हो आज से लेकर आगे तक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बोले सर ऐसा, अभी तो मुझे 11th क्लास की ट्यूशन पढ़नी है, अकाउंट्स की पढ़नी है, तो आप मुझे बताइए मिल जाएगी? मैंने कहा मिल जाएगी। तो मैंने उसको सर्विस दी, मतलब मैंने उसको अकाउंटिंग की ट्यूशन प्रोवाइड की ऑनलाइन, और उसने मुझे इसके बदले में मनी दिया। तो यानी कि मैं बिजनेस गगन कपूर क्लासेस, मैंने उस स्टूडेंट के साथ डीलिंग की, इसे बोलेंगे सेल। तो मैंने उसे अपनी सर्विस सेल की। तो वो और मैं, क्योंकि हम दो अलग अलग लोग हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। यानी हमारे बिजनेस में मोस्टली तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस ही होती हैं, 95%। तो अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दो, आप कहोगे सर सेल ऑफ गुड्स, तो मैं सामान किसी बाहर वाले को ही बेचूंगा। आप कहोगे सर परचेज ऑफ गुड्स, तो किसी बाहर वाले से परचेज करूंगा। आप कह सकते हो सर आपने टेलीफोन का बिल पे किया होगा, तो वोडाफोन को पे किया, रिलायंस को पे किया, एयरटेल को पे किया, वो भी कौन है? आउटसाइडर। रेंट पे किया, आउटसाइडर। आपने इलेक्ट्रिसिटी पे की, आउटसाइडर। आपने सर सैलरीज पे की एम्प्लॉय को, आउटसाइडर। तो आउटसाइडर ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा होती हैं कि आसानी से हर एग्जांपल में हम बात करते हैं आउटसाइडर की। ठीक है, एक्सटर्नल की बात हो गई। सर इंटरनल की बात करो। इंटरनल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो गई। इसका मतलब मैं किसी बिना थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए हुए ट्रांजैक्शन कर गया। सर ये कैसे होगा? समझाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। हम खुद से कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? बस यही प्रॉब्लम है कि एग्जाम में बच्चे को ये समझ नहीं आता कि इंटरनल ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है। इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग ना कई बार ऑर्गेनाइजेशन टर्म यूज करेंगे, कई बार बिजनेस टर्म यूज करेंगे, कई बार एंटरप्राइज टर्म यूज करेंगे, सब एक ही बात है। मतलब अपने बिजनेस के अंदर ही हमने कोई ट्रांजैक्शन कर ली। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कोई आउटसाइडर या कोई थर्ड पार्टी नहीं थी? मैंने कहा हाँ भाई हाँ, यही कहना चाहता हूं। सर ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो हालांकि इसको हम इवेंट कहें तो थोड़ा ज्यादा होगा कि हम इसे इवेंट का नाम दे देते हैं, लेकिन बुक ने ऐसी गहराई में बातें नहीं की, तो सर आप भी मत करो, हमें बस ये समझाओ। क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं अपने आप से ट्रांजैक्शन कैसे कर गया। एक डिपार्टमेंटल स्टोर वाला था, डिपार्टमेंटल स्टोर वो भी बिजनेस होता है। उसने क्या किया, उसने कुछ सामान खरीदा, क्योंकि वो सारा खाने पीने का सामान होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि भैया ये इसकी एक्सपायरी डेट है, इस एक्सपायरी डेट तक इसको सेल कर लेना। ऐसा मेडिकल स्टोर वालों के पास भी लिखा हुआ होता है, और ऐसा कई अदर केमिकल का बिजनेस करते हैं उसमें भी लिखा होता है। तो एक बिजनेसमैन ने परचेज किया, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन थी, परचेज करके अपने पास ले आया, और उसको याद ही नहीं रहा कि वो सामान उसने बेचा ही नहीं, उसकी शॉप में पड़ा हुआ रह गया। क्या होता है कि बार बार सामान आता है और हम सेल करते जाते हैं। तो अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे कि पुराना वाला जो सामान बचा हुआ था वो मैंने किसी को दिया या नहीं दिया, हमने आगे वाला सामान उठा के देना शुरू कर दिया, और फिर एक दिन हमारे कस्टमर ने बताया कि भाई साहब ये क्या इतना एक्सपायर्ड सामान रखा हुआ है। मैंने कहा उत्तरे की ये क्या हो गया? मतलब मैंने ध्यान ही नहीं रखा और नया सामान बेचता चला गया और पुराना कहीं दबा रह गया, और आज निकल के आ रहा है कि भैया एक्सपायर हो गया। तो बताओ क्या हो गया? नुकसान हो गया नहीं हो गया? इसको क्या बोलूं? इसको मैं नाम दूंगा अब ऑब्सोलीट गुड्स, या इसको मैं नाम दूंगा लॉस ऑफ स्टॉक। अब लॉस ऑफ स्टॉक बाय ऑब्सोलेंस, ठीक है। लेकिन सर बुक में ऐसा एग्जांपल नहीं है। बुक में एक एग्जांपल और दिया हुआ है इंटरनल ट्रांजैक्शन का, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो क्योंकि अभी मैं आपको डेप्रिसिएशन सिखाऊंगा, तो
मैं आपको फिक्स्ड एसेट्स भी बताऊंगा क्या होते हैं। तो ये जब टर्मिनोलॉजी जो चैप्टर में खत्म करूंगा तब तक आप इस एग्जाम्पल को डेफिनेटली समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन अभी आप इसे नहीं समझ सकते थे, इसलिए मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं जो आप समझ पाए। एक व्यापारी था, कपड़े का व्यापारी था, उसकी दुकान में कई सारा कपड़ा जो है हमेशा भरा हुआ रहता है, और फिर क्या हुआ, एसी की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी के माल फंक्शनिंग की वजह से उसकी शॉप में स्पार्क हुई, कपड़े ने आग पकड़ ली और स्टॉक जल गया। तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। अब वो व्यापारी सुबह सुबह रो रहा था कि भाई मेरा तो 25 लाख का नुकसान हो गया, हाय मेरा 25 लाख का नुकसान हो गया। तो हम कह रहे भाई कोई दूसरा भी तो नजर नहीं आ रहा, कह रहे भाई मेरा नुकसान हो गया। तो इसे भी हम ट्रांजैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मनी या मनी की वर्थ का एक्सचेंज हो जाना और उसका इंपैक्ट एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इन चीजों पर पड़ना। फिर मैंने आपको बताया कि ये दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये सारी बातें मैं बुक से ही आपको बता रहा हूं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बेहद आसान, सभी बच्चों को समझ में आती है। इंटरनल कुछ एग्जाम्पल समझ में आ गए, कुछ एग्जाम्पल धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब सर हमारी जब भी ट्रांजेक्शन होती है तो हम कहते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर मनी या मनी वर्थ इन्वॉल्व है। तो ये मनी और मनी वर्थ इन्वॉल्व है, तो इस मनी को, ट्रांजेक्शन के अंदर मनी को, क्या ये मनी इमीडिएटली ट्रांजेक्ट हो जाएगा या ये मनी फ्यूचर में ट्रांजेक्ट होगा। जैसे कि लेट अस सपोज वो स्टूडेंट मुझे फोन कर रहा है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैंने कहा धन्यवाद। कहने लगा कि सर ये जो ट्यूशन फीस है ये मैं आपको बाद में दूं तो चलेगा। मैंने कहा नहीं जी नहीं, फीस पहले देनी है तभी आपको सर्विस मिलेगी। तो यानी कि जब हम सेल करते हैं तो हमें पैसा इमीडिएटली मिल जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैसा हमेशा इमीडिएटली मिलेगा। लेकिन सर पैसा इमीडिएटली मिल जाता है, अगर वो मिल जाता है तो हम उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि आप मार्केट में गए, प्यास लगी थी सर, स्कूल से निकले, कोल्ड ड्रिंक वाले को बोला भाई साहब ऐसा एक कोल्ड ड्रिंक देना और एक चिप्स का पैकेट देना। तो उसने आपको सामान दिया, आपने उसको पैसा दिया। तो ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है और ये साथ साथ ट्रांजैक्शन कैश में पूरी हो गई, इसे हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन किसे बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन मींस कैश ट्रांजैक्शन किसे बोलेंगे, व्हेन अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड, व्हेन अमाउंट इज पेड ऑब्लिग रिसीव्ड। अगर हम परचेज करते हैं, सामान खरीदते हैं तो हम पे करते हैं, और अगर हम सामान को सेल करते हैं तो हम कैश को रिसीव करते हैं इमीडिएटली, तो हम इसे कैश बोल देते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है, आप लोग अक्सर इसको करते हो। लेकिन बिजनेस के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, अब मेरा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस में कई लोगों के साथ डील करता हूं। तो मैंने यहां से फोन कर दिया अपने एक सप्लायर को, सप्लायर मतलब जिनसे हम सामान खरीदते हैं। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा यार वो मेरे ऑफिस का स्टाफ आ रहा है, वो क्या है कि कंप्यूटर का माउस खराब हो गया है, तो उसको ना 2 माउस दे दो कंप्यूटर के, और मैं ना आपको पैसे बाद में भिजवा दूंगा। तो मैंने कहा दीपक जी मेरे स्टाफ को 2 माउस दे दीजिए। तो दीपक जी ये नहीं कहेंगे गगन पैसा भिजवाओ पहले या पेटीएम करो तभी दूंगा, क्योंकि हम मिलते जुलते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, हमें पता है कि पैसा आ जाएगा, रेगुलर डीलिंग होती है, तो इसलिए मेरे कह देने से वो सामान दे देते हैं। तो मैंने 2 माउस परचेज किए, हालांकि मैं नहीं गया, मेरा एम्प्लॉय गया, तो मेरे बिहाफ पे जो भी गया एक ही बात होगी, और मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको ये पैसे बाद में दूंगा। तो अगर हम ये प्रॉमिस कर दें कि हम फ्यूचर डेट में पैसा देंगे या फ्यूचर डेट में पैसा ले लेंगे, तो हम इसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, आज हम प्रॉमिस कर देते हैं और फ्यूचर डेट में हम उस प्रॉमिस को पूरा कर देते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे अमाउंट इज एग्रीड टू बी पेड ऑन अ लेटर डेट या फ्यूचर डेट, ठीक है। अब सर इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन होगी वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, और उसमें जरूर कैश भी इन्वॉल्व होगा या क्रेडिट भी इन्वॉल्व होगा। तो बुक ने ये सारी की सारी बातें आपको समझाई हुई हैं। तो इसके साथ साथ आप क्या करना, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कुछ एग्जाम्पल्स और लिख देना। एग्जाम्पल्स जैसे अगर ये हम लिख दें सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स कौन सी ट्रांजैक्शन है, एक्सटर्नल है, ठीक है। अब सर इसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि इसमें कैश था या नहीं था, तो हम लोग ना थ्योरी में ऐसा मान के चलते हैं कि जब कुछ नहीं लिखा ना तो ये कैश है।
अच्छा सर, एक एग्जांपल आप क्रेडिट का भी दो। तो मैंने कहा ये लो, सेल ऑफ गुड्स टू राम। तो मैंने राम को सामान बेचा। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने यहां पर स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि ये कैश में है तो हम इसे क्रेडिट मान लेंगे, ऐसा एजम्पशन मान लेंगे, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो कई बार सीधा सीधा भी लिखा हुआ हो सकता है कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। तो आपसे ये कोई पूछेगा नहीं कि ये एक्सटर्नल है, इंटरनल है, कैश है, क्रेडिट है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। तो आप अपने मन में सोचिए, अब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और, कहीं स्टूडेंट कहें कि सर आपने बताया नहीं, आगे चल कभी आपको देखने को मिल जाए, तो यहां पर एक नोट डाल लीजिए। ऑल्दो बुक हैज एक्सप्लेन्ड, जब हम बुक के अंदर पढ़ेंगे तो बुक ने क्या किया, ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों को ज्वाइंटली कवर कर लिया। बट इफ वी गो डीप, मतलब अगर मैं अकाउंटिंग की गहराई में जाऊंगा, मतलब अभी आपने पढ़ना शुरू किया है तो अभी आपने बहुत लंबी जर्नी पढ़नी है, तो आपको बाद में पता चलेगा, देन वी मे फाइंड, हमें ऐसा मिलेगा, दैट एक्चुअली देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ठीक है। नाउ अब हम बात करें सर बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें, तो ये आपकी बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा हुआ है। तो बेटे हमने जो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में समझाया है, अब अगर आप बुक के अंदर पढ़ेंगे तो आपको जो बुक की बातें हैं कुछ कुछ समझ में आने लगेंगी। तो ये आप खुद पढ़ेंगे बुक से, मैंने आपको जो भी बुक में बताया गया था वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। तो अब बुक कहती है कि आइए अब हम अपने नेक्स्ट टर्म के ऊपर चलते हैं। तो अब हम चलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद हमें जो दूसरा टर्म डिफाइन करना है उसे हम बोलते हैं अकाउंट। अब पूरी अकाउंटिंग में तो हमने अकाउंट ही बनाने हैं और कुछ नहीं करना। तो जब आप अकाउंट बनाना शुरू करेंगे तो आप पूछेंगे नहीं सर अकाउंट होता क्या है, लेकिन अभी देखिए हमें आपको बताना पड़ेगा कि अकाउंट होता क्या है। नाउ अकाउंट किसे बोलते हैं? तो बेटे मैंने अभी अभी पिछले कंसेप्ट में, पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा बाद में लिखेंगे, ठीक है। पिछले कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी या फिर इवेंट होगा। हाँ सर, और बताएं सर आपने क्या बताया था, बताओ। आपने कहा था कि उस ट्रांजैक्शन या इवेंट के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, है ना। तो हर एक जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं उस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ये देखो, ये हमने यहां पर लिखवाया था कि इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट या क्रेडिट, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हमें ढूंढने होते हैं पूरे अकाउंट में, डेबिट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर बुलाते हैं और एक क्रेडिट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीआर बुलाते हैं। सर ये डेबिट और क्रेडिट, क्या डेबिट और क्या क्रेडिट? तो कोई ना कोई अकाउंट डेबिट होगा और कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट होगा तो कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी पूरी अकाउंटिंग में हम सिर्फ अकाउंट 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 यही काम करते हैं। अब बच्चा पूछ रहा है सर ये अकाउंट होता क्या है? चलो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इसके लिए एक छोटा सा सेल का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आज था डे 1। डे 1 पर मैंने सेल किया, मेरे पास ए आया, मैंने ए को 50,000 रुपए की सेल की। बी आया, बी ने मेरे से 40,000 रुपए के गुड्स लिए उधार में। सी आया, इसने मेरे से 45,000 के गुड्स ले लिए। फिर सर डे 2 में क्या हुआ, डे 2 में मेरे पास एक्स आया और मेरे से 20,000 का सामान ले गया।
वाई आया 25,000 का सामान ले गया, ए वापिस आया और उसने फिर से 30,000 का सामान ले लिया। सर डे 3 में क्या हुआ? डे 3 में मेरे पास बी आया, उसने मेरे से 30,000 का सामान लिया। फिर मेरे पास X1 नाम का एक व्यक्ति आया, वो मेरे से मान लो 25,000 रुपए का सामान ले गया। सी आया, सी मेरे से 30,000 का सामान ले गया। फिर क्या हुआ? फिर डे 4। अब डे 4 में मेरे पास ए आया, वो मेरे से 20,000 का सामान ले गया। मेरे पास X2 नाम का पर्सन आया, वो मेरे से 30,000 का सामान ले गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन डेली कई सारी ट्रांजेक्शन करता है। अब क्या हुआ? D4 में ए मुझे मान लीजिए 70,000 रुपए पे करके चला गया, ये मुझे पेमेंट देके चला गया। तो हम डेली रेगुलर बेसिस पर किसी व्यक्ति के साथ डीलिंग करते रहते हैं। तो मान लीजिए किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो व्यक्ति कहता है कि चलो यार बैठ करके अपना हिसाब किताब मिला ले, मैंने तुम्हें क्या लेना देना करना है वो कर ले। तो जब हम लेन देन करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी, हमें ढूंढना पड़ेगा। मान लो ए का हिसाब किताब करना है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि जी एक से ये हमने 50,000 रुपए लेने हैं, ये 30,000 लेने हैं, यहां पर 20,000 लेने हैं, ये उसने हमें पे किया था। तो हम उसको उस समय ढूंढें। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम हर एक आइटम का, हर एक पर्सन का, हर एक पर्टिकुलर हेड का पहले से ही क्यों ना हिसाब बना के चलें। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग कहती है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। तो जब हम क्लासिफाइंग में आते हैं तो क्लासिफाइंग में अकाउंटिंग ये समझाती है कि आपको करना क्या है, हर एक चीज का जिसका भी हिसाब किताब रखना हो उसका एक अकाउंट आपने बनाना है। क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट दो ही चीजें होंगी, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अकाउंट। और क्योंकि इसको हम बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो हम इसे बोल देते हैं टी शेप ऑफ अकाउंट्स। यानी हमारे पास अकाउंट के अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं, लेकिन टी शेप फॉर्मेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। टी शेप अकाउंट कहता है कि जब हम एक वर्टिकल लाइन डालेंगे उसको बीच में से हॉरिजॉन्टली हाफ कट कर देंगे, तो जो हाफ साइड लेफ्ट वाला पोर्शन होगा, हम लेफ्ट वाली साइड को, इस लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट साइड बुलाते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डीआर लिख देते हैं। और ये जो हमारी डबल लाइन के राइट साइड का हिस्सा होता है इसको हम राइट साइड बुलाते हैं या फिर हम इसको क्रेडिट साइड बुलाते हैं। इसका मतलब अगर कोई अकाउंट डेबिट होगा तो उसको अकाउंट के लेफ्ट पोर्शन में लिखना है और अगर कुछ राइट होगा तो उसको राइट पोर्शन में लिखना है। ठीक है, अभी क्योंकि आपको पता नहीं है तो मैं आपको समझा रहा हूं, जो आप उसको मान लीजिए मुझे ए का अकाउंट बनाना है। मैं हर चीज का अकाउंट बनाऊंगा। अगर मैं रेंट देता हूं तो रेंट का बनाऊंगा, अगर मैं सैलरी देता हूं तो सैलरी का बनाऊंगा, अगर मैं टेलीफोन का बिल देता हूं टेलीफोन का बनाऊंगा, अगर मैं राम से कोई सामान खरीदता हूं तो राम का अकाउंट बनाऊंगा, शाम को कुछ सेल करता हूं तो शाम का अकाउंट बनाऊंगा, कैश में डील करता हूं तो कैश का अकाउंट बनाऊंगा, मेरा बैंक में अगर खाता चलता है तो मैं बैंक का अकाउंट बनाऊंगा। यानी हमारी अकाउंटिंग में हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंट बनता ही बनता है और अकाउंट में किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को ही लिखा जाता है। तो अगर मैं एक अकाउंट बना रहा हूं तो इसमें मैं सिर्फ ए और ए की ट्रांजैक्शंस लिखूंगा। जैसे कि डे 1 में आप ये देख सकते हैं कि डे 1 में मैंने यहां पर ए को 50,000 की सेल की थी। मान लेते हैं कि सेल करने पर आपको ए के डेबिट में लिखना है। ठीक है, तो यानी आप लिखोगे कि भाई डे 1 में 50,000 डेबिट, डे 2 में 30,000 डेबिट, डे 4 में 20,000 डेबिट। ठीक है, क्योंकि ये मैंने सेल की थी तो ये सब एक ही साइड पे आएंगी। और अभी आपको समझना नहीं है कि मैंने क्यों डेबिट में लिखा, मैं कह रहा हूं ये यहां लिख दिया। और 70,000 मैंने उससे लिया था तो मैंने इसको डे 4 में क्रेडिट में लिख दिया 70,000। इसको बोलते हैं अकाउंट। इससे हुआ क्या कि जब ए मेरे पास आया कि आओ भाई साहब हिसाब कर लेते हैं, तो मैंने कहा सुनो ऐसा है, तुमने मुझसे उधार सामान खरीदा था 1 लाख रुपए, ये अभी मैं पढ़ सकता हूं, आप नहीं पढ़ पा रहे तो इसको पढ़ने की समझने की कोशिश मत करना। मैं ये कह रहा हूं बहुत जल्दी ही आप भी ऐसे पढ़ोगे कि ए हमने तुझे 1 लाख का माल उधार दिया था, तूने 70,000 हमारे को पेमेंट कर रखी है, तो हमने तुझसे अभी बैलेंस 30,000 रुपए लेना है, बता कब दे रहा है। तो इससे हमारा काम बहुत जल्दी और कन्वीनियंट तरीके से हो जाता है। अच्छा सर, तो क्या एग्जाम में जब हमसे पूछा जाएगा तो हम ये लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे? नहीं, ये तो सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए मैंने बताया। तो अब आप इससे क्या समझे, जो आप समझे हो वो मैं अब लिखने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लिखेंगे कि अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल आइटम का या किसी एक इंडिविजुअल हेड का होता है। अब इस आइटम को, इस हेड को हम क्या बुलाएंगे? हम इसे कुछ भी बुला सकते हैं, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। ये देखिए आप इनमें से कुछ भी इनको बुला सकते हैं।
तो आपको पूछे, अगर दिमाग में क्वेश्चन आए कि ये रिकॉर्ड है किस इंडिविजुअल आइटम का रिकॉर्ड है, ये किस इंडिविजुअल हेडिंग का रिकॉर्ड है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये अकाउंट हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो किसी आइटम ऑफ एसेट का, किसी आइटम ऑफ लाइबिलिटी का, या फिर ये मेरी कैपिटल से रिलेटेड हो सकता है, या ये रेवेन्यू से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो सकता है। अच्छा सर, ये तो आपने बताया नहीं एसेट लाइबिलिटी कैपिटल क्या है, तो मैंने कहा आ जाएगा, चिंता की बात क्या, ये भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इट कंटेन्स all the transactions relating to one head only। मतलब किसी एक पर्टिकुलर आइटम की या किसी एक पर्टिकुलर हेड की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी जो कि हमने अलग अलग जगहों पर लिखी हुई हैं, उन सबको पकड़ के हम एक जगह पर ले आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने लेटर सपोज इसको याद करना हो तो मैं इसको एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चलो जो जैसे याद कर ले कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम इसको सिंगल उसमें लिखते हैं। अब आपको एक बात और बतानी है, उसके बाद आप ये फॉर्मेट बना के दिखा देना कि भाई एसेट का जो अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे बनता है। 2 लाइन लिखने से आपको लगेगा कि सर नंबर कहीं कम ना मिले, तो ये बीच की लाइन होती है जो कि डबल बनाई जाती है, ये अमाउंट का कॉलम होता है, और इसे हम डेबिट और इसे हम क्रेडिट बुलाते हैं। नाउ अब एक बात आपको मैंने बतानी है, एक आइटम होती है अकाउंट, और एक आइटम या एक टर्म आएगी जिसे हम बुलाते हैं लेजर। तो सर अकाउंट क्या है और लेजर क्या है, ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इसको साथ साथ समझ लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि लेजर अभी भले बाद में आएगा, मैं अभी ये बता देता हूं, लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या हुआ सर, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे कहा कि आप एक काम कीजिए, पेज के ऊपर ना नंबर डाल दीजिएगा, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ऐसे ही मैंने बोला कि आप अपने पेजेस के ऊपर जब काम करते हैं तो नंबर डाल देना, पेज 1, पेज 2, पेज 3। आपने पूछा सर ये पेज नंबर क्यों डलवा रहे हो, मैंने कहा फिर ना आगे सबसे आगे वाले पेज पे हम लिख देंगे कि हमने जो चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन, वो हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 5 में उसके नोट्स बना रखे हैं। तो उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी जब कोई चैप्टर आपने रिवाइज करना होगा तो आप ऐसे उसको बार बार ढूंढने की बजाय कि सर कौन से पेज पे हमने नोट्स लिखे, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो एक तरीका होता है। तो अब क्या हुआ, जब मैं बात करता हूं पेज की, तो पेज के अंदर आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं वो लिख रहे हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं अकाउंट्स का रजिस्टर निकालो, तो क्या आप रजिस्टर और पेज में कुछ कनेक्शन आपको समझ में आता है? सर रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर तो पेजेस का कलेक्शन है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई सर मेरे घर में मेरे भाई ने मेरी रजिस्टर में से पेज फाड़ दिया, तो पेज का मतलब क्या है, एक सिंगल पेज, और रजिस्टर का मतलब क्या है, जब उन पेजेस को हम साथ में बाइंड कर देते हैं तो हम उसको रजिस्टर का नाम देते हैं। वही संबंध अकाउंट में और लेजर में है। और टीचर ना कई बार चुस्की लेने के लिए पूछ लेते हैं कि भाई लेजर क्या है, तो बच्चा कहता है अकाउंट है, या बच्चे को लगता है अकाउंट और लेजर एक ही है। तो मैं कहूंगा भैया अकाउंट सिंगुलर है और लेजर समझ लो प्लूरल है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर आइटम की बात कर रहा हूं तो अकाउंट है, और जब मैं उन सब की मिला के बात कर रहा हूं तो लेजर है। तो लेजर के अंदर क्या होता है, लेजर के अंदर होते हैं सारे के सारे अकाउंट्स। जैसे रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर को बोल दो लेजर, और जो उसके पेजेस हैं उनको बोल दो अकाउंट। तो लेजर एक बुक होती है जिसके पेजेस को हम एक तरीके से अकाउंट बुला देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्टेड आइटम थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब सर अकाउंट बनाते कैसे हैं, तो इस पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हमारे पास चैप्टर आएगा जर्नल एंड लेजर के नाम से। मेरे हिसाब से वो बुक का शायद चैप्टर नंबर 6 हो सकता है, तो आपको चिंता ना करें, वहां पर हम इसको सिखाएंगे। ठीक है, अब सर ये भी हमने समझा ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये भी हमने समझा अकाउंट क्या होती है। अब आइए, अब हम चलते हैं कुछ और बातें करने के लिए। इन बातों में से हमारी बुक कहती है कि सर पहले तो आप बात करो कैपिटल क्या होती है। चलो जी, तो मैं पहले कैपिटल की बात कर देता हूं, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास थर्ड टर्म की बात आती है, और थर्ड टर्म को हमने नाम दिया कैपिटल। आइटम नंबर 3 इज कैपिटल। बच्चा बड़े समय से ऐसे पढ़ पढ़ के हो सकता है थक गया हो, तो मैंने कहा चलो अब मैं उसके साथ लगाऊंगा, टाइम पास करूंगा, तो मैं उसके साथ कुछ नया
एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। अरे घबराइए नहीं। तो ये मैंने, ओहो क्या आ गया, इसका मैंने नाम रखा, ये नाम रखा मैंने बिजनेस। ओके, और कुछ और भी मैं आपके लिए लेकर आता हूं। ओहो सर ये कौन है? ये हूं मैं, दिस इज नोन एज गगन कपूर। और सर ये क्या है? इसका नाम हमने रख दिया गगन कपूर क्लासेस। ओके, यानी ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस का गगन कपूर कौन है? ये इसका ऑनर है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने ये जो बिजनेस जो आप चलाते हो, इस बिजनेस में आपने अपना पैसा लगा रखा होगा। मैंने कहा इस बिजनेस में मेरा पैसा लगा हुआ है। तो बच्चों ने पूछा सर इसमें आपका कितना पैसा लगा हुआ है? मैंने कहा भाई ज्यादा नहीं लगा हुआ, इस बिजनेस में मेरा कुल मिलाकर के 20 लाख रुपीस इन्वेस्टेड है। तो जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो 20 लाख का नहीं था, लेकिन जब हम बिजनेस करते जाते हैं तो धीरे 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 वो हमारी कैपिटल बढ़ती जाती है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि सर आखिरकार ये कैपिटल होती क्या है? तो कैपिटल का मतलब होता है जो भी बिजनेस का ऑनर है, उस ऑनर ने जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो जो मनी आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है उसे हम नाम देते हैं कैपिटल। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं। कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इट्स ऑनर या फिर ऑनर्स इन द बिजनेस। जो भी आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसे हम कैपिटल बोलते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज, तो हम ना इसे कई बार कुछ और नाम से भी बुला सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम इसे कई बार कुछ और नाम से भी बुला सकते हैं। हम इसे कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ ऑनर्स इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस में जो एसेट्स हैं उनमें जो ऑनर का इंटरेस्ट है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो एसेट्स के अंदर ऑनर्स का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल है, और जो बाहर वालों का इंटरेस्ट है उसको हम लाइबिलिटी भी बुला सकते हैं। ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। तो मतलब बिजनेस के अंदर ऑनर का हिस्सा दैट इज कॉल्ड कैपिटल। इट इज ऑल्सो नोन एज, अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, हम इसे ना कई बार इंटरनल लाइबिलिटी भी बुलाते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है? हमारी अकाउंटिंग कहती है कि ये जो बिजनेस है ना, इसे आप एक अलग मानिए और इसके ऑनर को एक अलग मानिए। थोड़ी देर के लिए क्या आप बिजनेस को कोई पर्सन इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक पर्सन है? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं गगन कपूर, मैंने एक दूसरे व्यक्ति को जिसका नाम गगन कपूर क्लासेस है, मैंने उस व्यक्ति को 20 लाख रुपए दे रखे हैं? हमारी अकाउंटिंग में ऐसा सोचना पड़ेगा, तभी अकाउंटिंग आपकी समझ में आएगी। यानी कि बिजनेस को हम एक अलग एंटिटी मान के चलते हैं, हम उसे एक अलग व्यक्ति मान के चलते हैं। तो ये कौन सा व्यक्ति है? इसका नाम है गगन कपूर क्लासेस। ठीक है, ये कहता है कि भाई गगन तो अपना ही है, बिजनेस कह रहा है ऑनर तो अपना ही है। जैसे बच्चे कहते हैं भैया पिताजी तो मेरे अपने ही हैं, और पिताजी बोल रहे हैं बच्चे को कि बेटे तेरा व्यापार लगाने में मैंने 10 लाख रुपए दिए थे। कह रहे हाँ, तो बेटे वो 10 लाख वापस भी करने हैं। बच्चा कह रहा है नहीं नहीं, अरे पापा आपके पैसे मेरे पैसे एक ही बात है। और पापा कह रहे हैं बेटे जो तेरा 10 लाख का बिजनेस अब 50 लाख का हो गया, जरा बहू को बुला ला, उसके सामने बोल दे कि वो 50 लाख मेरा ही है। अरे पापा छुट्टा छेड़ा करवाओगे क्या? हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल ऐसी ही बात है। फादर से बिजनेस करने के लिए बेटे ने 10 लाख रुपए लिए और बैंक से जाके उसने 20 लाख का लोन लिया। तो भाई दुनिया बता रही है कि देख तूने बैंक को 20 लाख देने हैं, वो तेरी कहलाएगी आउटसाइड लाइबिलिटी, और जो तूने अपने ही पप्पा को देने हैं ना, है ना, घर की बात है, वो भी लाइबिलिटी है। ऐसे हमारा बिजनेस कहता है कि बिजनेस का मालिक ऑनर होता है, वो ऑनर बिजनेस को पैसा देता है। किस फॉर्म में? कैपिटल की फॉर्म में। तो बिजनेस को वो पैसा अपने ऑनर को चुकाना है, वो उसकी लाइबिलिटी भी कही जाती है, और उसको हम नाम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। जो मैंने बाहर वालों को पैसा देना है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब सर ये इंटरनल एक्सटर्नल क्यों कर दिया? क्योंकि लॉ कहता है कि भाई पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज चुका देना, बाद में इंटरनल लाइबिलिटीज की बारी भी आएगी, लेकिन है दोनों की दोनों हमारी क्या? लाइबिलिटीज। ओके, अच्छा,
तो इंटरनल लाइबिलिटी को हम ये भी कह सकते हैं लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द ऑनर ऑब्लिक ऑनर्स। अब सर ये बार बार आप ऑनर ऑब्लिक ऑनर्स क्यों लिखते हो? तो मैं आपको कुछ और बातें भी चलो साथ साथ बताता हुआ चलता हूं। अब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे तो बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। तो जितनी तरह के बिजनेस होंगे, अकाउंटिंग को तो भाई बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, तो मैं उनमें से कुछ फ्यू आपके साथ डिस्कस करता हूं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिसका एक ही ऑनर हो, उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। ओके, तो मैं काम करता हूं, मैं इसको यहां ले आता हूं पकड़ के। अरे ये कहता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा नहीं। मैंने कहा भाई मान जा। तो मैंने बोला गगन कपूर क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो गगन कपूर क्लासेस का एक ही ऑनर है, गगन कपूर। तो ये क्या हो गया? इट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप। मैं इसका रिलेशन भी आपको बताऊंगा क्या होता है। कुछ बिजनेस जब बड़े हो जाते हैं तो ज्यादा कैपिटल की वजह से वो लोग फॉर्म कर लेते हैं पार्टनरशिप। क्या फॉर्म कर लेते हैं? पार्टनरशिप। सेकंड टर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा आपके ऑनर होंगे, एक से ज्यादा जिसके ऑनर होंगे उसे हम बुलाएंगे पार्टनरशिप। ओके, तो एक तरीके से ये मैंने आपके लिए ये बताया कि इसमें हमारे पास एक से ज्यादा ऑनर हो गए ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि सर इसमें 3 ऑनर हैं, एक ये है, एक ये लेडी नजर आ रही है और एक ये है, 3 ऑनर हैं। तो जिस बिजनेस में एक से ज्यादा ऑनर होते हैं ना, उनको हम पार्टनरशिप बुलाते हैं। तो ऑनर्स का नाम बदल के हो जाता है पार्टनर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकता है कंपनी। तो ये कंपनी हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड भी होती हैं और ये हमारे पास पब्लिक लिमिटेड भी होती हैं। और हमारे पास और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी हो सकते हैं। कंपनी के अंदर क्या होता है कि कंपनी के अंदर हमारे नंबर ऑफ ऑनर्स और भी ज्यादा हो जाते हैं। कंपनी में हमारे जो नंबर ऑफ ऑनर्स हैं वो और भी ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इन्हें हम क्या बुलाएंगे? इन्हें हम बुलाते हैं तब शेयर होल्डर्स। तो सिंगल ऑनर को हम बुलाते हैं प्रोप्राइटर, पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस कर सकते हो, भले वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हों या वो कॉमर्स बैकग्राउंड के ना भी हों, ठीक है। तो क्लास 11th में हम ज्यादातर प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, लेकिन क्लास 12th में जब हम जाएंगे तो हम पार्टनरशिप और कंपनी के रिगार्डिंग बातें करेंगे। अभी हमने 11th क्लास में इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना, लेकिन हमारी बुक ने इसके बारे में इंट्रोडक्शन अभी दे दी है, तो मैंने ये बातें आपको अभी बता दी, ठीक है सर। तो जब हम प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो हम ना यहां पर ना सिंपल कैपिटल लिखेंगे, और जब हम पार्टनर्स की बात करेंगे तो यहां पर हम पार्टनर कैपिटल के नाम से लिखेंगे, पता चल जाए कि ए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। और जब हम कंपनी के केस में जाएंगे तो कंपनी के नंबर ऑफ ऑनर्स बहुत सारे होते हैं, उन्हें हम शेयर होल्डर्स बुलाते हैं। तो यहां पर हम जो इनकी कैपिटल होगी उसका नाम हम बुलाएंगे इक्विटी कैपिटल, और इसका नाम हम बुलाएंगे प्रेफरेंस कैपिटल। बाकी ये जो पार्टनर्स कैपिटल हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस कैपिटल है, इन सब के बारे में बातचीत हम आपके साथ करेंगे क्लास 12th के अंदर। अभी हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। अच्छा, अब क्या है, क्योंकि समय अब हो चला है, इससे ज्यादा पढ़ना हमारे लिए अब ठीक नहीं है, तो अब मैं आपको जाते जाते वो बीच में मैं एक इक्वेशन आपको लिखवाना चाह रहा था। तो अभी आप एक इक्वेशन लिख लीजिए कि एसेट्स जो होता है ये होता है इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब मैंने आपसे कहा था कि जो कैपिटल है वो बेसिकली ऑनर का जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसको हम बोलते हैं, और जो लाइबिलिटीज है वो आउटसाइडर्स का हमारे बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसको बोलते हैं। सर भला एक आउटसाइडर हमारे बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करता है, वो सब बातें बाद में होगी। ये जो ऑनर्स का एसेट्स के अंदर हिस्सा है इसको मैंने नाम दिया था इंटरनल लाइबिलिटी,
और जो ये आउटसाइडर्स का हमारे एसेट्स में हिस्सा है, इसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एसेट्स की बात करेंगे और लायबिलिटी की बात करेंगे, और फिर बाकी बची हुई टर्म्स की आपके साथ बातें करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ाने में भले हमें 1 घंटा लग जाए, लेकिन रिवीजन में आपको 1 घंटा नहीं लगेगा। मुझे समझाना होता है तो पहली बार समय लगता है, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगर क्लास में आपको समझ ना आया हो, टीचर से समझ ना आया हो, या ट्यूशन में समझ ना आया हो, तो हमसे थोड़ा बेहतर समझ में आ गया होगा। वैसे बच्चों की आदत होती है, उन्हें कॉमर्स में अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मेरे पास चले आते हैं। अभी तो आप 11th में आए हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, 11th 12th ग्रेजुएशन, सीए, एमबीए, एमकॉम, यही आलम है। जिसे कुछ समझ नहीं आता वो कहता है मुझे सर आप ही से समझ में आता है। तारीफ कर रहे हो अपनी, हाँ? चलो हंस दो, यही बढ़िया है। टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।